हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। आज हम लोग आरबीएम का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं, चौथा प्रॉब्लम। कल के प्रॉब्लम में हमने साल के बीच में अगर एसेट को बेचा रहेगा और अगर बेचते वक्त प्रॉफिट हुआ रहेगा तो क्या करने का, इसके बारे में डिस्कशन किया था। अभी आज थोड़ा सा अलग तरीके का प्रॉब्लम करेंगे। लॉस होने वाला है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन उन्होंने अपने को 8% दिया हुआ है। थोड़ा सा अलग रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, कैलकुलेट करने को ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, मेरा आंसर आपने कॉपी करने का नहीं है। ओके, चलो देन लेट मी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। कंचन ट्रेडिंग सेंटर दादर purchased a computer on 1st April 2015 for rupees 50,000. In the same year, on 1st October, additional computer was purchased for rupees 20,000. On 1st October 2016, the computer purchased on 1st April 15 was sold for rupees 40,000, and on the same date, new computer was purchased for rupees 24,000. They charge depreciation at the rate of 8% per annum on reducing balance method. Prepare computers account, depreciation account for first 3 years, assuming that the accounting year closes on 31st March every year. तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है अपने को कि 31 मार्च को साल खत्म होता है, मतलब वो लोग अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, पहला एसेट कंप्यूटर नाम का एसेट है। पहला कंप्यूटर कब परचेस किया है? 1 अप्रैल 15 को परचेस किया है। मतलब पहला एसेट जब परचेस किया वो बराबर साल का पहला ही दिन था, तो पहले एसेट पे पहले साल में पूरा 12 महीने का डिप्रिसिएशन आने वाला है। लेकिन उसी साल में और एक एसेट परचेस किया है इन द सेम ईयर 1 अक्टूबर, एडिशनल कंप्यूटर वॉज परचेस फॉर रुपीज 20,000। तो पहले साल में दूसरा एसेट परचेस किया और वो दूसरा एसेट साल के फर्स्ट डे को परचेस नहीं किया है, दूसरा एसेट उन्होंने 1 अक्टूबर को परचेस किया है। इसका मतलब अक्टूबर काउंट करना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीने के लिए अपने को सेकंड एसेट पे, सेकंड कंप्यूटर पे डिप्रेशन चार्ज करने का है। फर्स्ट कंप्यूटर पे 12 महीने का, सेकंड कंप्यूटर पे 6 महीने का आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर 1 अक्टूबर 16 को द कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अप्रैल 15, 1 अप्रैल 2015 को जिस कंप्यूटर को परचेस किया था वो कंप्यूटर उन्होंने 1 अक्टूबर 16 को बेच दिया है। मतलब 15-16 साल में उसको अच्छे से यूज़ किया और 16-17 साल में उन्होंने उसको पूरे साल भर के लिए यूज़ नहीं किया, 1 अक्टूबर को बेच दिया है। मतलब सेकेंड ईयर में उसको उन्होंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं करने का क्योंकि 1 अक्टूबर को बेच दिया है, 6 महीने के लिए यूज़ करके बाद में बेचा हुआ है। एंड इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 40,000। तो 40,000 क्या है उनकी? 40,000 उनकी सेलिंग प्राइस है। एंड ऑन द सेम डे न्यू कंप्यूटर वॉज परचेस, इसका मतलब तीसरा कंप्यूटर परचेस किया है, वो बराबर उन्होंने 1 अक्टूबर 16 को परचेस किया हुआ है। तो तीसरा कंप्यूटर सेकेंड ईयर में परचेस किया हुआ है और सेकेंड ईयर में उसको सेकेंड ईयर के फर्स्ट डे को परचेस नहीं किया है, सेकेंड डे के बीच में परचेस किया है, सेकेंड ईयर के बीच में परचेस किया हुआ है। इसका मतलब अगेन उसके ऊपर का डिप्रेशन कैलकुलेट करते लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसा 6 महीने का डिप्रेशन कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो पहले एसेट में पहले साल में 12 महीने का डिप्रिसिएशन, दूसरे एसेट में पहले साल में 6 महीने का डिप्रिसिएशन, पहले एसेट के दूसरे साल में 6 महीने का डिप्रिसिएशन और बाद में उसको बेच देने का है। दूसरे एसेट के दूसरे साल में पूरा डिप्रिसिएशन क्योंकि उसको बाद में हाथ लगाया नहीं है। और तीसरे एसेट के पहले साल में, मतलब कंपनी के हिसाब से दूसरा साल है बट तीसरे एसेट का पहला साल है, तभी उनको 6 महीने का डिप्रेशन कंसिडर करने का है। बाद में फिर पहला एसेट तो गायब हो गया रहेगा, सेकंड एंड थर्ड बाकी रहेगा, तो थर्ड ईयर में सेकंड एंड थर्ड पे कुल 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, पहला एसेट पहला साल, दूसरा एसेट दूसरा साल वगैरह, कंफ्यूज मत करो। प्रॉब्लम में वर्किंग नोट दिखाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। वर्किंग नोट का फॉर्मेट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अपने को पार्ट ऑफ द एसेट सोल्ड का झमेला नहीं आएगा। पूरा एसेट ही बेचा हुआ है, जिसको परचेस किया उसको ऊपर डायरेक्टली बेच दिया है, उसका एक पार्ट को बेचा दूसरे पार्ट को रखा, ऐसा कुछ है नहीं। सो आई कैन स्पेसिफाई कॉलम कौन से आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, परचेस्ड ऑन 1/4/15, 1/10/15 एंड 1/10/16, ऐसे 3 अलग अलग दिन को परचेस किए हैं। फिर बाद में फाइनल टोटल जो 1/4/15 को परचेस किया था उसको 1/10/16 को बेच दिया है, और जिसको 1/10/15 को परचेस किया था या फिर 1/10/16 को परचेस किया था उनको बेचा नहीं है, उनको बैलेंस करके कंटिन्यू किया हुआ है। इस प्रॉब्लम में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे डिफिकल्ट क्या है, तो ये 8% पर एनम, 8% कैसे कैलकुलेट करने का। देयर आर 2 डिफरेंट टेक्निक्स। जब मैंने आपको जर्नल का टॉपिक सिखाया था, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का वर्किंग सिखाया था, तब मैंने ये चीज़ आपको दिखाई हुई थी। फिर भी अगर किसी ने जर्नल का टॉपिक ठीक से किया नहीं है तो फटाफट से बता के रखता हूँ, 2 अलग अलग टेक्निक से कैलकुलेट करने का। किसी भी चीज़ का अपने को 8% कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जाम्पल जस्ट
से 5,000 रुपये का अपने को 8% कैलकुलेट करने का। तो मैं क्या बोलूँगा, एक तो है 5,000 इंटू 8/100, फिर ये 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, फिर 5 8 40 और आगे 0, मतलब हो गया 400 रुपया। सो 5,000 का 8% मतलब 400 रुपया हो जाएगा। सेकेंड टेक्निक, सर 5,000 का पहले 10% कैलकुलेट करता हूँ। 5,000 मतलब 100 है, तो 10 मतलब कितना, तो लास्ट का एक 0 कैंसिल, मतलब हो जाएगा 500। बट अपने को 10% नहीं चाहिए, अपने को 8% चाहिए, मतलब मुझे 2 बार 1-1% माइनस करना पड़ेगा। 2 बार 1-1% माइनस करना पड़ेगा, मतलब मुझे अगर 10% मतलब 500 है तो 1% मतलब 50 हो जाएगा। तो मुझे 2 बार 50 माइनस करने का मतलब 100 माइनस करने का है। 500 में से 100 माइनस किया, बच गया कितना, 400। सो 8% मतलब कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। सो आइदर यू कैन फॉलो दिस मेथड और यू कैन फॉलो दिस मेथड, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम में मैं तो रेकमेंड करूंगा ये वाला टेक्निक यूज़ करो एज कम्पेयर टू दिस टेक्निक, क्योंकि आगे चल के जब आपको प्रॉब्लम करना है, ये WDV मेथड का प्रॉब्लम है, मतलब डिप्रिसिएशन हर बार कैलकुलेट करने का रहेगा और फिर वो फ्रैक्शन में आने का चांसेस है। अगर ये वाला टेक्निक यूज़ करोगे तो शायद किसी का कैलकुलेशन अगर वीक रहेगा तो उसको टेंशन आएगा, सर मेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा है कि क्या, कॉन्फिडेंस कम पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम बढ़ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये पुराना बचपन का स्कूल का टेक्निक फॉलो करो अगर आपको याद रहेगा तो। ओके चलो देन लेट मी स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले कौन है 1415 को क्या क्या परचेज, कितने का, 50,000। उस दिन बाकी दोनों में कुछ था नहीं तो डैश डैश कर दिया और आउटर कॉलम में आ गया 50,000, नो प्रॉब्लम। फिर 11015 को परचेस किया फिर से एक बार 20,000। अब जैसे ही उसको परचेस किया क्या करना पड़ेगा, अपने को टोपी डालना पड़ेगा। खुद के सिर पे मत डालो, एसेट के सिर पे डालो। 6 मंथ्स का टोपी डाल दिया। हाँ, पहले वाले पे 12 महीने का टोपी आएगा, 6 मंथ्स का टोपी नहीं आएगा। दूसरे वाले पे 6 मंथ्स का आएगा, क्योंकि पहला वाला 14 को परचेस किया है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 12 महीना पूरा होता है पहले एसेट के लिए, और दूसरे के लिए अक्टूबर से काउंट करना है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीने का वर्किंग हो जाएगा। सो दिस 50,000 विल गो टू द आउटर कॉलम हियर एंड दिस 20,000 विल गो टू द आउटर कॉलम। फिर 31 मार्च 16 आएगा, साल खत्म हो गया है। पहले वाले पे पूरे साल का डिप्रेशन आएगा तो आ गया 4,000। दूसरे वाले पे सिर्फ 6 मंथ्स का डिप्रेशन आएगा। 20,000 का 8% एक्चुअली 1,600 होता है, अपना कैलकुलेशन खुद कीजिए, बट 1,600 का अपने को आधा करना पड़ेगा बिकॉज इट इज 6 मंथ, मतलब 6/12, 6/12 मतलब आधा, इसके लिए हो गया 800। तो सब मिला के डिप्रेशन हो गया 4,800। 50 में से 4 गया 46 बाकी, 20 में से 800 गया 19,200, 19,200 बाकी, और 50 में 20 ऐड किया हो गया 70,000। 70,000 में से 4,800 माइनस किया, 4,800 किधर से आया सर आपको, ये वाला 4,000 और ये वाला 800 दोनों मिला के हो गया 4,800। तो 50 + 20 - 4,800 मतलब हो गया 65,200, जिसको हम यहाँ पे क्रॉस टैली भी कर सकते हैं कि 46,000 + 19,200 मतलब 65,200 आता है कि नहीं आता है, तो आराम से आ जाएगा। दैट मीन्स वी आर करेक्ट, लेट अस गो अहेड। फिर बाद में क्या होने वाला है, एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग अभी 15-16 को ख़त्म कर चुके हैं, मतलब हमको 16-17 के अंदर जाना है, और 16-17 जब खत्म हो जाएगा तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो जो पहला वाला एसेट है ना, इसको हमने बेच दिया है। कब बेच दिया है, 11016 को ही बेचा है। तो हमारा रूल क्या कहता है, जाने वाला जाने के पहले अपना हिसाब चुकता करके जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एसेट को 110 को बेचना है तो 1 अप्रैल से लेकर 110 तक उसका जितना भी डिप्रेशन रहेगा पहले उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं कंसिडर करूंगा 46,000 के ऊपर 8% डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, मतलब 46,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। सर 6/12 क्यों कर रहे हो, क्योंकि 6 महीना नहीं सर, आपने इसके सिर पे तो टोपी डाला है 12 महीने का। फर्स्ट ईयर में 12 महीने का टोपी बराबर है। सेकेंड ईयर में गड़बड़ क्या हो गई है, वो शुरुआत हो गया 1 अप्रैल को, लेकिन उसकी ज़िंदगी खत्म हो रही है 1 अक्टूबर को। इसका मतलब उसकी टोपी अभी पूरे साल भर तक नहीं चलेगी, उसकी टोपी साल के बीच में उड़ जाएगी, उतार दी जाएगी। तो इसका मतलब अपने को 6 महीने का डिप्रेशन कंसिडर करना पड़ेगा। इसके लिए इंटू 6/12 किया। तो अपना कैलकुलेशन खुद कीजिए बच्चा लोग। मेरा आंसर आ चुका है 1840, वो मैंने फाइनल कंट्रोल कॉलम में भी लिख दिया। 46,000 में से 1840 माइनस किया तो WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब 1 अक्टूबर को अपने को WDV मिल जाएगी। वो कितने की है, 44,160। WDV अपने को उस इंडिविजुअल एसेट के कॉलम में भी लिखनी है और फाइनल टोटल के कॉलम में भी लिखनी है। उसके आगे फिर चालू हो जाएगा अपना सेल प्रोसीड्स। 11016 को 40,000 एंड 11016 को सेल लॉस ऑन सेल हो जाएगा 4,160। सर लॉस कैसे हो गया, जिसकी कीमत 44,160 रुपया है, जिसकी कीमत 44,160 रुपया है, उसको अगर हमने 40,000 में बेचा है तो ज़्यादा कीमत में नहीं बेचा है, कम कीमत में बेचा है। अगर उसको हमने कम कीमत पे बेचा है तो इसका मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा,
जाते जाते अपने को सुख देते गया कि दुख देते गया? दुख देते गया है। कितना रुपए का दुख दिया है? 4160 रुपये का दुख दिया है। अकाउंट्स के लैंग्वेज में दुख को बोलते हैं लॉस, तो उसको कहेंगे लॉस ऑन सेल 4160। फिर बाद में 110 को सेम डेट को तीसरा एसेट परचेस किया है, तीसरा कंप्यूटर परचेस किया है, तो लिख दिया यहाँ पे परचेस 110 को 24,000, और ये 24,000 को मुझे फाइनल टोटल के कॉलम में भी लेना पड़ेगा, वरना आपका टोटलिंग टैली नहीं होगा। ओके, चलो जी। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब याद रखने का है कि जो पहला वाला एसेट है जिसको हमने बेच दिया है उसका काम अभी खत्म हो गया है, तो इस कॉलम में इसके आगे कुछ भी आने वाला नहीं है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। फिर 110/16 को परचेस कर रहे हैं हम लोग, 24,000 लिख दिया। इसके सिर पे मुझे फिर से टोपी डालना पड़ेगा 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि वो 110 को परचेस किया है, तो अभी वो अक्टूबर के आगे यूज़ होगा, तब तक मार्च आ जाएगा। मार्च आएगा तो 6 महीने का डिप्रेशन चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 31 मार्च 2017। डिप्रिसिएशन पहले वाले पे तो आएगा नहीं क्योंकि एसेट चला गया है, जो चला गया वो भी अपना नहीं है, उस पर डिप्रेशन हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो बच गए हैं उन पर डिप्रेशन चार्ज करना है, और ये WDV मेथड है, RBM है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसका मतलब अभी 20,000 पे कैलकुलेट मत करो, अभी 19,200 पे कैलकुलेट करो। सो इट विल बी 19,200 इंटू 8%, पूरा अमाउंट दैट कम्स टू 1536, एंड 24,000 इंटू 8% इंटू 6/12। इस पे 6/12 मत कीजिए बच्चा लोग। क्यों नहीं सर? ऊपर लिखा है ना 6 मंथ्स का टोपी है, वो पहले साल का टोपी था। ये टोपी सिर्फ फर्स्ट ईयर का था, सेकेंड ईयर में इट इज यूज फॉर फुल ईयर ना। देखो ना, ये 1/4 को चालू हो गया और अभी तुम 31 मार्च तक गए, मतलब सेकेंड ईयर में सेकेंड एसेट फुल ईयर के लिए यूज़ किया है। तो वो जो टोपी है वो सिर्फ जिस साल में परचेस किया था उस साल का टोपी है, बाद में का टोपी नहीं, टेंशन मत लो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। तो डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 8%, यहाँ पे 1536 आ गया, यहाँ पे 960 आ गया, सब मिला के डिप्रेशन 2496 आ गया। तो WDV कितनी आएगी आपकी? 19,200 में से 1536 चला गया, बच गया कितना? 17,664, और 24,000 में से 960 चला गया, कितना? 23,040। फिर अपने को टोटल कॉलम देखने का है, 65,200 अपने पास था, उसमें से 1840 का डिप्रेशन चला गया, फिर बचा कुछ 44,160 का एसेट चला गया। जाते जाते सुख नहीं तो दुख, वो हमने इनर कॉलम में देखा हुआ है। फिर 24,000 का नया एसेट आया, और फिर 24,000 का एसेट, पुराने कुछ बचे कुछ एसेट, उनका सबका मिला के डिप्रेशन 2496 आया। तो 65,200 माइनस 1840 माइनस 44,160 प्लस 24,000 माइनस 2496 इज इक्वल टू 40,704। दिस इज वन टेक्निक। और दूसरा टेक्निक हम लोग हॉरिजॉन्टल जाएंगे, 17,664 प्लस 23,040 इज इक्वल टू 40,704। फिर अपना 16-17 साल खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे? 17-18 साल की बात करेंगे। 17-18 में ना नया परचेस किया है ना पुराना बेचा है, साल भर के लिए दोनों कंप्यूटर को यूज़ किया है, तो साल भर का डिप्रेशन चार्ज करेंगे 17,664 इंटू 8%, 8%, 17,664 गुणिले 8%, तर ते आन्सर किती येणार आहे? 1,413. 23,040 इंटू 8% मतलब 1843. सो 40,704 इंटू 8% मतलब 3256. अपना कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, प्लीज़ डू नॉट कॉपी। मैं आपको मदद करने को बैठा हूँ, मैं आपको लीड करने को नहीं बैठा हूँ, आपको खुद को कैलकुलेशन खुद करना है। 17,664 माइनस 1413 इज इक्वल टू 16,251, एंड 23,040 माइनस 1843 इज इक्वल टू 21,197। फिर 40,704 में से 3256 हटा दिया, बच गया कितना? 37,448। ये क्या है? आपकी WDV है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। उन्होंने पूछा क्या है अपने को? उन्होंने पूछा है प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो लेजर अकाउंट पूछा है, जर्नल तो पूछा नहीं है। किसके बुक्स में बनाना है? कंचन ट्रेडिंग सेंटर दादर के बुक्स में बनाना है। क्या बनाना है? कंप्यूटर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट लगभग 3/4 पेज नहीं तो 1 पेज का बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/4 पेज का बनाए तो भी चलेगा। अभी आपका फुल स्केप का साइज कितना बड़ा है उसके हिसाब से कर दीजिएगा बराबर से। ओके, सो सबसे पहले लिखूंगे इन द बुक्स ऑफ कंचन ट्रेडिंग सेंटर दादर कंप्यूटर अकाउंट, और उसके नीचे आएगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला एंट्री कब है? 1/4/15 को परचेस एंड 1/10/15 को परचेस। कंप्यूटर अकाउंट एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट मतलब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब परचेस करोगे तो तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे पास आने वाला है, तो कंप्यूटर को डेबिट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 50,000, और 1/10/15 को फिर से बार टू बैंक अकाउंट 20,000। 50 + 20 मतलब 70,000। फिर उसके बाद में अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बारी आ गया। डेप्रिसिएशन कितना है? 4,800। तो डेप्रिसिएशन का वर्किंग करूंगा, एंट्री कर दूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ लॉस।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो किसी किसी के एकदम झटका लगेगा, सर आप बोल रहे हो मुंह से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन आप कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। अरे मेरे बच्चे, डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा और उसका सेकंड इफेक्ट कंप्यूटर के क्रेडिट में डालूंगा। कंप्यूटर के क्रेडिट में क्यों डालूंगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन कंप्यूटर का वैल्यू इज गोइंग आउट। कंप्यूटर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो कंप्यूटर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो नहीं करेगा। कंप्यूटर अकाउंट रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा। डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो डिप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में और कंप्यूटर का वैल्यू इज गोइंग आउट, इसलिए कंप्यूटर के क्रेडिट में। कंप्यूटर के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय डिप्रिसिएशन 4800, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू कंप्यूटर 4800। क्लियर? फिर साल खत्म हो गया है। साल खत्म हो गया तो क्या करना पड़ता है? रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर रिटर्न ऑफ। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ 50 + 20 मतलब 70। 70 का टोटलिंग ले लिया। 65,200 इज मेरा बैलेंसिंग फिगर। अपना बैलेंसिंग फिगर खुद कैलकुलेट कीजिए, घाई मत कीजिएगा। यहाँ पे आएगा 65,200। ये 65,200 अगले साल के फर्स्ट डे को आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,200। उसके बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला जाऊंगा, वो तो नॉमिनल अकाउंट्स है। ऑल नॉमिनल अकाउंट आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, बट ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सभी नॉमिनल अकाउंट का मम्मी डैडी है, वो परफेक्ट नॉमिनल अकाउंट को वो फॉलो करेगा। बोलेगा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके बैठना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मतलब डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिखूंगा अभी बाय P&L। सर लेकिन डेप्रिसिएशन तो नॉमिनल अकाउंट है ना, उसको क्रेडिट तब करते हैं जब गेन रहेगा तब ना। तो ये तो गेन है नहीं ना, ये गेन का एंट्री है नहीं, ये ट्रांसफर का एंट्री है। मैं भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन के अकाउंट से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। सो ये ट्रांसफर एंट्री है। ट्रांसफर किया, इसके लिए उसको क्रेडिट किया, बाकी कुछ है नहीं। इट इज नॉट एन इनकम, बट वी आर सेइंग दैट नाउ दिस अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लोज्ड, करंट अकाउंटिंग ईयर इज ओवर, सो दिस अकाउंट हैज सर्व्ड इट्स पर्पज, इट्स वर्क इज ओवर। इसका अवतार अभी खत्म हो गया है, इसकी अवतार समाप्ति करनी पड़ेगी। तो ये कहाँ पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके अपना जीवन अर्पित कर देगा। तो ये अर्पित करने का एंट्री है, ट्रांसफर का एंट्री है बाय P&L अकाउंट। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1/4/16 को, कल का क्लोजिंग मतलब आज का ओपनिंग, मतलब 65,200। फिर कुछ नया परचेस किया है क्या? नया पुराना बेचा है क्या? येस। 110 को हमने पहले एसेट को बेच दिया है। डेप्रिसिएशन कितना था? 1840। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश और बाय डेप्रिसिएशन 1840। फिर उसको बेचा है कितने में? उसको बेचा है 40,000 रुपीज़ में। कैश इज कमिंग इन और बैंक इज द रिसीवर एंड मस्टर इज गोइंग आउट। तो लिखूंगा मस्टरी के क्रेडिट में बाय कैश और बैंक 40,000। फिर आपने मुझसे पूछूंगा जो चला गया वो एक्चुअली कितने का था? वो साल के शुरुआत में 46,000 रुपये का था। अब तक उस पर 1,840 का डेप्रिसिएशन चार्ज करके हो गया है, मतलब उसकी WDV ऑन द डेट ऑफ सेल 44,160 रुपया है, जिसकी कीमत 44,160 रुपया है। 44,160 44,160। वो अगर 40,000 में जा रहा है या फिर एसेट जा रहा है, तो इन दैट केस अपने को सुख नहीं दिया है, दुख दिया है। कितने का दुख दिया है? 4,160। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय P&L अमाउंट कितना है? 4,160। डायरेक्टली P&L को ट्रांसफर मत करो, एंट्री कर दो कि बाय लॉस ऑन सेल। तो यहाँ से उठा के हमने कहाँ पे डाल दिया? लॉस ऑन सेल में डाल दिया। फिर लॉस ऑन सेल से उठा के कहाँ पे डाल देंगे? अल्टीमेटली P&L अकाउंट में डाल देंगे। हमको उन्होंने लॉस ऑन सेल अकाउंट पूछा नहीं है, तो मैं इस 4,160 का सेकंड इफेक्ट आपको नहीं दिखा सकता हूं। तो जो गया है, जाने के पहले उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, जो गया है उसका कैश और बैंक रिकॉर्ड किया, जो गया है उसका लॉस ऑन सेल रिकॉर्ड किया। उसके बाद में उसी दिन तीसरे एसेट को परचेस किया, उसका नाम रखूंगा 1/10/2016 को टू बैंक, अमाउंट कितना है? 24,000। 1/10/16 को टू बैंक, अमाउंट कितना है? 24,000। काम खत्म। फिर साल खत्म होने तक राह देखूंगा और साल का अमाउंट डेप्रिसिएशन कितना है? 2496। बचे कुछ एसेट के ऊपर का डेप्रिसिएशन एंट्री होता है। डेप्रिसिएशन इज द लॉस, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड मस्टरी का वैल्यू इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेप्रिसिएशन के डेबिट में, मस्टरी के डेबिट, मस्टरी के क्रेडिट में। मस्टरी के क्रेडिट में लिखूंगा 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन 2496, और डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखूंगा टू कंप्यूटर 2496। 1840 का एंट्री आया ही था, वो 1 अक्टूबर को आया था, और 31 मार्च को और एक एंट्री आ गया है। ये बचे कुछ 2 कंप्यूटर का एंट्री है, और ये जो कंप्यूटर चला गया उसका जाने के पहले के डेप्रिसिएशन का एंट्री है। फिर साल खत्म हो गया है। साल खत्म हो गया तो क्या करना पड़ेगा? अकाउंट को क्लोज करेंगे। रियल अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, पर्सनल अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो भाई, पहले रियल अकाउंट का टोटलिंग करूंगा, बैलेंसिंग फाइंड आउट करूंगा। आप अपना टोटलिंग खुद कीजिएगा। मेरा आंसर आ गया है 89,200 का टोटलिंग।
एंड 40,704 का बैलेंस। आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, तो 1417 को लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,704। उसके बाद में आएगा अगला पॉइंट, पीएनएल अकाउंट के पास, डिप्रेशन अकाउंट के पास जाऊंगा, उधर बोलूंगा 1840 एंड 2496 का टोटलिंग होता है 4336। तो पीएनएल को कितना चला गया, 4336 चला गया। सपोज अगर हमने लॉस ऑन सेल अकाउंट बनाया रहता था, जस्ट एग्जांपल आपकी समझ के लिए बना के दिखाता हूं, उन्होंने पूछा नहीं है तो आप बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपकी समझ के लिए सिर्फ दिखा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। लॉस ऑन सेल अकाउंट अगर सपोज मैंने बनाया रहता था तो फिर मैं यहां पे लिखता था कौन सा डेट, 1/10/2016 टू कंप्यूटर अमाउंट कितना है तुम्हारा, ₹4160। यस। और बाद में 31 मार्च तक शांत बैठता था और 31 मार्च को बोलता था अरे लॉस अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट है तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इन पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पे बोलता था बाय पीएनएल अकाउंट, अमाउंट आती थी 4160। फिर ये अकाउंट टैली हो जाता था। अभी भी अगर कोई कंफ्यूज होता है कि सर ये लॉस अकाउंट है ना, तो आपने उसके क्रेडिट साइड में कैसे लिख दिया, क्योंकि क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स है ना सर, तो लॉस अकाउंट को क्रेडिट क्या मतलब प्रॉफिट हो गया, नहीं, ये प्रॉफिट रिकॉर्ड करने का एंट्री नहीं है, बल्कि लॉस अकाउंट को क्लोज करने का एंट्री है। उसका जीवन कार्य खत्म हो गया है, उसका अवतार कार्य खत्म हो गया है, तो उसको विसर्जित करने का एंट्री है। हम उसको यहाँ से उठा रहे हैं और उसको विसर्जन करने को लेके जा रहे हैं। विसर्जन कहाँ पे करेंगे, बड़ा तालाब है उसका नाम क्या है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पे विसर्जन करने को लेके जा रहे हैं, इसके लिए वो क्रेडिट साइड में दिख रहा है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, फिर अभी आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, तो 1417 को लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है 40,704। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, फिर उस साल में तो कुछ नया परचेस किया नहीं, पुराना कुछ बेचा नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना है फटाफट से देखेंगे, हमने वर्किंग करके रखा था, वो तो अपना स्पेशल टेक्निक है कि जब कैलकुलेशन करने का तब एंट्री के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने का, और जब एंट्री करने का तब कैलकुलेशन पहले से किया हुआ रहना चाहिए। तो अपना दोनों मिला के डेप्रिसिएशन कितना है, 3256 है, तो 3256 का एंट्री करता हूँ, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, 31 मार्च 18 को बात कर रहे हैं अभी, टू कंप्यूटर अकाउंट 3256, और कंप्यूटर के क्रेडिट में लिखूंगा 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन 3526। मिला क्या सबको, 3526 के 3256, 3526 नहीं चाहिए अपने को, 3256 चाहिए। छः और 8 14 कैरी फॉरवर्ड, एक दो और एक 3 3 और 4 7 हो जाएगा, तो ये है बराबर नहीं है। हाँ, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, 3256 करना पड़ेगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। 6 और 8 14 ठीक है, 5 और 4 ठीक है, करेक्ट। सो 3256 डेप्रिसिएशन का पोस्टिंग हो गया है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट कौन सा आएगा, ये पोस्टिंग का मिस्टेक कभी कभी होता है, इनफैक्ट इसका अगला टॉपिक वही तो है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कौन सा टाइप का मिस्टेक हो सकता है, इसको मैं बोल के रखता हूँ अभी, इसको बोलते हैं कैची वाला मिस्टेक। सर कैची वाला मिस्टेक क्यों बोलते हो, बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगला टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि अकाउंटेंट पोस्ट करने के टाइम कभी कभी ऐसी गलतियां कर सकता है, बहुत अलग अलग टाइप की गलतियां रहती है, तो वो गलतियों को सुधारने का टेक्निक क्या है, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी तो हम लोग डेप्रिसिएशन पूरा करेंगे। चलो फिर इसका टोटलिंग कर दिया 40,704, उसमें से 3256 हटा दिया, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आया 37,448। सर आपका अगर ऊपर का आंसर गलत हुआ था, ये मिस्टेक हुआ था, तो नीचे कैसे बराबर आ गया, वो तो मैंने यहाँ से लिखा था, अपने पास टेक्निक है ना अपना स्पेशल, इधर कैलकुलेट करके रखा था मैंने 37,448, तो उसके हिसाब से लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है। ओके, फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, तो आ गया 14/2/2018 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,448। लॉस ऑन सेल अकाउंट तो पहले का बंद हो गया है, आपने तो बनाया भी नहीं रहेगा, और डिप्रेशन अकाउंट को बोलूंगा बाय पीएनएल अकाउंट 3256। ओके, सो हियर यू कंप्लीट द क्वेश्चन। आज हमने क्या देखा कि एसेट परचेस किया तभी पूरे साल के लिए यूज़ किया है, और बेचा तभी 6 महीने के लिए यूज़ किया है। परचेस किया तभी 6 महीने के लिए यूज़ किया है, और आगे पूरे साल के लिए यूज़ किया है, तो वर्किंग कैसे करने का, लॉस का एंट्री कैसे करने का, लॉस का लेजर अकाउंट पूछा नहीं तो भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है। और एक नई चीज़ हो गई क्लास के बीच में कि अगर पोस्टिंग में मिस्टेक हुआ रहेगा तो हमको कैसे समझता है, मेरा क्योंकि वर्किंग नोट रेडी था इसलिए मुझे मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम था। क्लियर, सो वर्किंग नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक से करने का है। ओके, अभी और एक प्रॉब्लम बाकी है, वो एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा अगले लेक्चर में, उसके बाद मैं चालू करूँगा नया टॉपिक, उसका नाम रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ब्यूटीफुल टॉपिक है, और वो अगर टॉपिक आपको समझा तो TY तक CA तक कुछ भी करना चाहते हो, यू विल फाइंड दैट यू आर गोइंग टू हैव फुल कंट्रोल ओवर द प्रॉब्लम।
लेकिन वो सीखने के लिए पहले डेप्रेशन पूरा करेंगे। ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट।